और मुझे स्टेट के नाम न सुनाई देते हैं न दिखाई देते हैं, एक नाम सुनाई देता है, इंडिया। फिर ज़िंदगी ने एक दूसरा बहुत बड़ा सदमा दिया मुझे। मेरा 19 साल का बेटा था, वो मोटरसाइकिल में जा रहा था और उसने हेलमेट जो था वो अपने आगे रखा हुआ था जी। हैंडल के ऊपर, और वो एक डिवाइडर से टकराया और वो गिरा तो उसके सर में चोट लग गई जी। और वो फिर कभी नहीं उठा। और मुझे जब ये न्यूज़ आई, मैं उस समय ऑफिस में था, उस समय मैं कोचिंग वगैरह भी कर रहा था, तो मैंने ईश्वर से बहुत प्रार्थना करी। मैंने कहा मेरे बेटे को कुछ ना हो, तुरंत बॉलीवुड में इतनी नज़दीक से देखने का मौका मिला। तो एक एक सीन जो है चक दे का, आप देखते हैं ना, पहला सीन जब वो पेनल्टी स्ट्रोक बाहर मारता है, ये कोई मैच थोड़ी है, ये कोरियोग्राफी है, पर ये कोरियोग्राफी मैंने करी थी वाह, घर में बैठ के। वेरी नाइस। मैंने अपने गोलकीपर को बोला कि अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ कि वो सामने वाली टीम कहाँ पेनल्टी मारेगी। तो उसने कहा हाँ कोच, मुझे आप पे विश्वास है। मैंने कहा ठीक है, फिर तुम बॉल की तरफ मत देखना, तुम हॉकी स्टिक की तरफ मत देखना, क्योंकि हॉकी स्टिक कभी ऐसे फेंकेंगे तो इधर आएगी, ऐसे फेंकेंगे तो इधर जाएगी, मत देखना किधर, मेरी तरफ देखना। शाहरुख भाई जो हैं बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके अंदर एक है ना अमेरिकन बाउंस है, उनके दौड़ने में अमेरिकन बाउंस होता है। खिलाड़ी जो होता है ना, जब मैं एक आम आदमी भागेगा और एक खिलाड़ी भागेगा तो उसका एक बाउंस अलग आता है। हेलो, हाय, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। आज के जो हमारे एपिसोड के लिविंग यूनिकॉर्न हैं, उनका नाम है मीर रंजन नेगी एंड अ वेरी वेरी पॉपुलर नेम इन इंडिया। और सर जो हैं वो फॉर्मर फील्ड हॉकी प्लेयर एंड गोलकीपर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, नेशनल कोच भी रह चुके हैं। सो लेट्स वेलकम मीर रंजन नेगी जी। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। सर, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हाउ आर यू? ऑल वेल, ग्रेट। मतलब अपना शहर है इंदौर शहर, स्वच्छता के मामले में सबसे आगे है, और अभी जो है अ, उसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक ऐसा शहर है जहाँ पर रहने का मन करता है, वाह, जहाँ पर लोगों के चेहरे की स्माइल देखकर आपका दिन जो है वो खुशनुमा हो जाता वाह। है। वैसे आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बट मैं ऑफिशियली भी ये बताना चाहती हूँ कि जो पॉपुलर फिल्म रही है चक दे इंडिया, जिसमें शाहरुख खान थे, वो सर की लाइफ पर ही आधारित है। और सर, क्योंकि अभी मैंने वही नाम लिया तो उसी से कहीं चलिए शुरुआत करते हैं। कैसा किस्सा रहा सर, वो कुछ आप बताएंगे? प्रियंका, जो चक की कहानी है वो बेसिकली वो कहानी है हारने के बाद की, जब हम लोग पाकिस्तान के साथ में हारे थे, 7 गोल से हम लोग हारे थे। लेकिन कहानी जो है वो वहाँ से शुरू होती है जब आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप पहली बार हॉकी पकड़ते हैं और उसके बाद में वहाँ से एक लंबा सफ़र तय करते हैं। और अपने देश को रिप्रेजेंट करना, इज़ इट ए स्मॉल थिंग? नो सर। आप देखो कोई भी खेल में, आज विराट कोहली खेल रहे हैं, और जितने लोगों ने कल वर्ल्ड कप को देखा जी। है ना, वो सोच सकते हैं कि वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है। और अपने देश को मैंने बहुत सारे मैचेस जो हैं वो जिता के दिए, सिंगल हैंडेडली, कई मैचेस। बहुत नाम था मेरा, नंबर 1 गोलकीपर है भारत का। लेकिन एक मैच जो था, एक मैच, उसने पूरी कहानी जो थी वो बदल के रख दी। पाकिस्तान के साथ में हम लोग 7-1 से हारे थे। एशियन गेम्स का ये फाइनल्स का मैच था। फाइनल्स तक पहुंचने तक भी मेरा प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा था। मैंने रनिंग गेम में भी 3-3 पेनाल्टी स्ट्रोक वहाँ पर सेव किए थे। जी। और मतलब क्या बताऊँ मैं, माहौल जो था ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अ, हम लोग बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीतने वाले हैं। मिसेस इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। जी। सारा जो सारे लोग थे, वो दर्शकगण, वो खचाखच स्टेडियम से भरा हुआ था। और फिर जब हम लोग हारे तो उसके बाद पहली बार किसी के ऊपर देश का गद्दार का तगमा लगाया गया। एक अखबार वाले ने कहा कि मीर रंजन नेगी ने एक गोल का 1 लाख रुपए लिया है, यानी 7 लाख में अपने देश को बेचा। तो ऐसा था नहीं एक्चुअली, लेकिन जब ये खबर आई पेपरों में तो
जहाँ मैं जाता था तो लोग बाग बहुत परेशान करते थे, पीछे से आवाज़ें कसते थे, फप्तियाँ कसते थे, गालियाँ बकते थे, पत्थर मारते थे। ये जो घर है जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर भी पथराव हुआ, घर के शीशे वगैरह तोड़ दिए गए। कस्टम्स में नौकरी करता था तो वहाँ पर भी कहने लगे कि सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, नहीं कि तुम हमसे दूर रहो। सब लोग मेरे से दूर दूर रहने लगे। राइट। मेरी शादी हुई तो किसी ने मेन कटआउट निकाल दिया, इतना गुस्सा था लोगों का। मेन कटआउट, उस ज़माने में आम शादियों में जनरेटर्स नहीं यूज़ होते थे, तो मेरे दोस्तों ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, मेरे दोस्तों ने स्कूटर स्टार्ट की, और उसकी रोशनी में जो थी वो हमारी शादी संपन्न हुई। मतलब इतनी परेशानियां देखने के बावजूद मैंने कभी हॉकी का दामन नहीं छोड़ा। और 16 साल के बाद में मेरा एक दोस्त था, वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की एक हॉकी टीम होती है उसमें वो खेला करता था मेरे साथ में। वो भारतीय हॉकी संघ का जनरल सेक्रेटरी बना। जी। और 1998 के जब बैंकॉक के एशियन गेम्स हो रहे थे तो उसने भारतीय हॉकी टीम की कमान जो थी वो मेरे हाथ में दी। हम लोगों ने बहुत मेहनत की और धनराज पिल्ले की कप्तानी में 32 साल के बाद में हिंदुस्तान ने एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता। सर क्या उस टाइम पे जब आपने दोबारा ज्वाइन किया था तब क्या हेजिटेशन था काउंसिल में कि कैसे दोबारा स्टार्ट करेंगे आपके साथ? इंडिया टीम में जब मेरे पास में कोचिंग का असाइनमेंट आया तो मेरी धर्मपत्नी कहने लगी कि देखिए आप वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि ये हॉकी है और इस हॉकी में खेल में कभी भी हार सकते हैं और हो सकता है आप फिर से एक बार 7 गोल से हारें। और जिस चीज़ को भूलने में इतना लंबा वक्त गुजर गया जी। उसे अगर आप फिर से ऐसा कुछ उसकी पुनरावृत्ति होती है तो उसको भूलने में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, आप मत जाओ। लेकिन मेरे पास में एक ही मौका था और मैं जब वहाँ गया और हम लोग जीत के आए, मुझे याद है यहाँ पर इंदौर में माधवराव सिंधिया जी ने जो सम्मान किया मेरा, जी। तुलसी सिलावट जो हमारी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका वो पहला फंक्शन था। ऐसा सम्मान मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ। मतलब पूरा जो रेलवे स्टेशन था जी। वो ढोल नगाड़ों के साथ में हमारा इंतज़ार कर रहा था, वाह। पूरा का पूरा। और क्या उन्होंने, फूलों की बारिश हुई है और क्या क्या स्वागत हुआ। तो सर मतलब कहीं ना कहीं जो वो एक दर्द था या चोट थी वो हील हो गया था, लोगों ने वो चीज़ समझी। वो पहला मौका था जब एक रिडेम्पशन हुआ। जी। और उसके बाद में मैं वुमेन हॉकी टीम में गया। वुमेन हॉकी टीम में भी जितने हमने टूर्नामेंट खेले सब में गोल्ड मेडल मिला, और वो उसी तरीके से मिला जैसा आपने चक दे इंडिया में देखा। तो जब भी है ना देश का तिरंगा झंडा ऐसे ऊपर जाता है, राष्ट्रीय गान बजता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि नहीं आपने कुछ ज़िंदगी में अचीव किया। और लोगों का नज़रिया भी बदल गया था। फिर लोगों का नज़रिया बदला, वो जो प्यार जो उसने मतलब लोगों की तरफ से मिला, मैं समझता नहीं कि मैं कभी भी उसको लौटा पाऊँगा। वाह। बहुत प्यार। और सर उसके बाद से लगातार आप कोच करने लगे हॉकी टीम को? फिर मैं ज़िंदगी ने एक दूसरा बहुत बड़ा सदमा दिया मुझे। मेरा 19 साल का बेटा था, वो मोटरसाइकिल में जा रहा था और उसने हेलमेट जो था वो अपने आगे रखा हुआ था जी। हैंडल के ऊपर, और वो एक डिवाइडर से टकराया और वो गिरा तो उसके सर में चोट लग गई जी। और वो फिर कभी नहीं उठा। और मुझे जब ये न्यूज़ आई, मैं उस समय ऑफिस में था, उस समय मैं कोचिंग वगैरह भी कर रहा था, तो मैंने ईश्वर से बहुत प्रार्थना करी। मैंने कहा मेरे बेटे को कुछ ना हो, बट आई लॉस्ट हिम। और हमारे परिवार की परिस्थिति ऐसी हो गई कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ नहीं सकता था, पूरा परिवार हिल गया था। और इसीलिए मैंने कोचिंग करना छोड़ा और अपने बेटे की याद में एक फाउंडेशन बनाया, अभी फाउंडेशन। और हम लोग उस फाउंडेशन के माध्यम से लोगों के जीवन में थोड़ा सा हिम्मत भरने की कोशिश करते हैं, उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो ये एक इंसान सामने है जिसने अपना 19 साल का बेटा खोया है, जिसके ऊपर देश के गद्दार का तगमा लगा हुआ है जी। और आज यहाँ आप लोगों के सामने खड़े होकर डांस करता है, नाटक करता है,
आप लोगों को हंसाता है। करेक्ट। मतलब लाइफ जो है वो इन सब चीज़ों से बहुत आगे है। अगर देखा जाए तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको जीना जो है वो आना चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल सही बात बोली है सर। सर फिर ये जो दो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई सर, क्या क्या आपको खुद को सर क्या मोटिवेशन मिलता था, या जो दुख था आपने कैसे डील किया सर उससे? प्रियंका, ये सारे जो अपने डिस्कशंस हैं, ये जो भी कहानी है, उसका एक तरह से सार है ये। जी। ऐसा कोई नहीं, मतलब कोई नहीं है जिसको चोट नहीं लगती ज़िंदगी के अंदर, है ना? जी। या उसको कोई ऐसा बड़ा हादसा उसकी ज़िंदगी में नहीं होता, लेकिन उसको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। सबसे पहले तो यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, और उम्मीद करना चाहिए। आपको होप होना चाहिए कि चाहे कुछ हो ना हो, मेरे साथ में ईश्वर अच्छा करेगा, मेरा अच्छा होगा। मैंने कभी किसी का बुरा किया नहीं, और, और बहुत सारा सेल्फ ब्लेमिंग गेम जिसे कहते हैं ना, वो जी। नहीं होना चाहिए आपका। जी। इसके अलावा आपके पास में ना बहुत सारा कंपैशन होना चाहिए। जब आप जीते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर 50,000 के ऊपर फॉलोवर्स हैं। मेरे 2 फेसबुक की प्रोफाइल्स हैं जिसमें 5-5 हज़ार लोग हैं, मेरे को खूब विश करते हैं, ये करते हैं, खूब तारीफ़ करते हैं। लेकिन वो सब उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है आपका एक इनर सर्कल होना। कुछ लोग ऐसे हों जो आपके आसपास रहें, जो आपके दुख और सुख में बिल्कुल बड़े मजबूती से खड़े हों। जी। फिर वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके माता पिता तो रहेंगे ही रहेंगे, जी। आपके भाई हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी। जी। लेकिन वो दोस्त ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि नेगी कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यार। तो ऐसा सर्कल मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रहा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं बड़े गौरव के साथ में कहता हूँ कि मेरी 50-50 साल की दोस्ती है, हाँ। और 50-50 की साल की दोस्ती में कभी जोर से बात नहीं हुई है, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। तो आप दूसरे की भावनाओं की कदर करें। सर आपका जन्म अल्मोड़ा में हुआ है, उत्तराखंड में। सर कैसे दिन थे आपके बचपन के? मैं वैसे, मेरा जन्म जो है वो जबलपुर में हुआ है, अच्छा। लेकिन मेरी सारी परवरिश जो है वो इंदौर ही में हुई है। अच्छा। इंदौर और भोपाल में थोड़े समय में रहा वहाँ पर, और अपनी नौकरी के सिलसिले में मुंबई शहर रहा। जी। 38 साल वहाँ रहा मैं, ओह, 38 ईयर्स। और मुझे स्टेट के नाम न सुनाई देते हैं न दिखाई देते हैं, एक नाम सुनाई देता है, इंडिया। सर आपका और हॉकी का पहला इंट्रोडक्शन कैसे रहा? आपको कैसा इंटरेस्ट जनरेट हुआ इस फील्ड, इस स्पोर्ट्स में? मैं यहाँ प्रकाश नगर में रहता था। जी। प्रकाश नगर ही नवलखा के पास में है, और वहाँ से मेरा जो स्कूल था वो सेंट्रल स्कूल था। तो जब मैं पैदल वहाँ से वहाँ जाया करता था, तो बीच में एक छोटा सा क्लब था, प्रकाश हॉकी क्लब। प्रकाश हॉकी क्लब बाद में छीन लिया गया, वहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह डाल दिया ओके। सरकार ने। और वहाँ पर मैं हॉकी खेलता था। मेरी माँ मुझे वहाँ पर लेके गई पहली बार। करीब 100 बच्चे सवेरे और 100 बच्चे शाम को वहाँ हॉकी खेला करते थे। पहले समय में हॉकी का और क्रिकेट का जो पॉपुलैरिटी थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। जितना पैसा एक हॉकी प्लेयर को मिलता था, उतना ही पैसा एक क्रिकेट प्लेयर को भी मिलता था। मतलब लोग बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर गोविंदा, अशोक कुमार, असलम शेर खान, उन लोगों के नाम हुआ करते थे, सबको जानते थे। और जब मैंने हॉकी खेलना शुरू किया, स्पेशली जब मैंने गोलकीपर खेलना शुरू किया, तो मैंने देखा कि गोलकीपर में भी सभी खेलों का समन्वय है एक तरह से। उसमें फुटबॉल की तरफ आप किकिंग कर सकते हो, आप डाइव मार सकते हो क्योंकि आप स्विमिंग करते हो। मैं हर खेल अच्छा खेलता था, और खेल में बहुत मज़ा आता है। हॉकी का खेल जो है वो कहते हैं कि भारत के रग रग में बहता है। इतना लोग पैशनेट हैं, कुछ हॉकी के दीवाने इतने भयंकर हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते। इस बार भी जब मैं कमेंट्री कर रहा था, तो आप विश्वास करेंगे, मुझे फिनलैंड से, कनाडा से, न जाने कहाँ कहाँ से लोग रात को फ़ोन करते थे
किस तरह आपकी कमेंट्री सुनी, उसमें ये इतना अच्छा लगा, ये इतना अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास में हज़ारों कहानियाँ हैं जी। और वो कहानियाँ मैं अपने कमेंट्री के माध्यम से लोगों को समझाता था, उनको सुनाता था। जी। तो हॉकी के खेल में एक दीवानापन तो है कि अगर आप इसकी हॉकी स्टिक पकड़ दें तो बहुत जल्दी आपके हाथ से छूटती नहीं है वो। सर आपके फेवरेट प्लेयर कौन रहे हैं? गोलकीपर खेला करता था मैं, हमारे महू में शंकर लक्ष्मण करके एक बहुत बड़े प्लेयर रहे। अच्छा। वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे। बहुत साल उन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया, पद्मश्री मिला उनको। और महू में उनके आखिरी दिनों में मैं जब उनको मिलने के लिए गया तो वो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा टेनिस खेलते थे। उनको जब मैंने देखा तो वो थोड़ा सा मेरे को दर्द भी हुआ, क्योंकि भारतीय हॉकी टीम में उस समय पैसा नहीं था। जी। तो वो मुझे याद है वो गेहूँ सर पे रखकर आटा पिसाने के लिए जाया करते थे, ऐसा कहते हैं उनके बारे में। बहुत गरीबी में ये दादा ध्यानचंद, रूप सिंह, केडी सिंह बाबू, जितने पुराने प्लेयर रहे, इन लोगों ने बहुत मुश्किलों से अपने दिन गुजारे और बहुत टेंशन में रहे एक तरह से। तो जब मुझे मौका मिलता है तो मैं थोड़ा सा ये मानता हूँ कि हॉकी में भी कमर्शलाइजेशन होना चाहिए। जी। जब आप किसी क्रिकेट प्लेयर को पैसा देते हैं कहीं सम्मान जगह बुलाने के लिए, ये करने के लिए, तो आप एक बैडमिंटन प्लेयर को क्यों नहीं दे सकते? आप एक बॉक्सर को देते हैं तो एक हॉकी प्लेयर को क्यों नहीं दे सकते? सो थोड़ा सा मैंने कमर्शलाइजेशन लाने की कोशिश की हॉकी के अंदर। और मुझे बहुत गर्व के साथ में मैं कहता हूँ कि जो अभी हीरो हॉकी इंडिया लीग है, उसमें बहुत समय के बाद में हॉकी में एक बार फिर से बहुत ज़बरदस्त पैसे का उछाल आया है। एक एक खिलाड़ी को 70-70 लाख रुपए एक एक महीने का मिल रहा है। इसके अलावा कम से कम 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो हॉकी इंडिया ये अगले 2-3 सालों में करने वाली है। जब तक पैसा आएगा, जब तक ग्लैमर आएगा, जब तक एंटरटेनमेंट का वो तड़का लगेगा, तभी वो जो खेल है वो ऊपर आएगा। नहीं तो आप सिंपली ऐसा खेलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। सही बात है सर। सर आज का यूथ, क्योंकि सर जब आप खेलते थे 80s से लेके अभी 2025 तक, सर आपको लगता है जो यंगर जनरेशन है वो हॉकी में उतना ही इंटरेस्ट ले रही है या एज अ करियर उसको बनाना चाहती है? कुछ दिनों पहले फुलेला गोपीचंद जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जिनके पास में पैसा है वही खेलें, इतना कि वो प्रोफेशनल बन जाएं। यू नो, अगर प्रोफेशनल खिलाड़ी बनना है तो आपके खीसे में पैसा होना चाहिए। नहीं तो अगर आप खेलते हैं और आप पढ़ाई से दूर रहते हैं, आपके पास में दूसरी कोई स्किल्स नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सचिन तेंदुलकर बन जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप विराट कोहली बन जाएं। आप इंडिया के लिए खेलें, नहीं खेलेंगे तो आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई ऐसी स्किल सीखें जिसके माध्यम से आपके पास में फाइनेंशियली थोड़ा सा पैसा वैसा रहे। सर मतलब अगर हमें एक प्रोफेशनली प्लेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगेगा, बहुत एक्सपेंसिव होती है ट्रेनिंग। आजकल खेल जो है वो बहुत महंगा हो गया। आप अगर देखते हैं जो टेनिस के कोचेज़ हैं, ये पर मंथ एक आम खिलाड़ी से 25,000 रुपये चार्ज करते हैं। एक एक पिता कैसे वो 25,000 रुपये को अफोर्ड करता होगा, आप मन से सोच के देखो कभी। 25,000 रुपये, और वो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि 25,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका बेटा जो है वो मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगा या अपने देश को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसने जो पैसा लगाया है, इसके अलावा जो रैकेट्स हैं, जी, जो वो सब भी काफी किटिंग का महंगे आते खर्चा होंगे सर। बहुत महंगा है, करेक्ट। सब कुछ। तो खेल जो है वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा महंगा होते जा रहा है। हॉकी में गोलकीपर की किट 2.5 से 3 लाख रुपए की आती है। एक हॉकी स्टिक जो है वो 11-12 हज़ार रुपये की एक हॉकी स्टिक है। कोई भी खेल अब जो है ना जी। वो पहले जैसा एकदम 40-50 रुपए वाला खेल नहीं है। क्रिकेट के बैट आप देखो कितने महंगे आने लगे जी। हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक सम मनी। आप अपना फ्यूचर थोड़ा सा सुरक्षित
करें, उसको सुरक्षित करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें, और उसके बाद यस, मेहनत, लगन, ये सब चीज़ें हैं, हार्ड वर्क, परसिवरेंस, ये सब सेकेंडरी आते ही है, Correct. और बिना उसके तो सफलता मिलती भी नहीं है बिल्कुल प्रियंका। बिल्कुल सही बोला सर आपने। सर तो क्या गवर्नमेंट का भी रोल है सर इसमें कि वो हॉकी या दूसरे स्पोर्ट्स की तरह इसको आगे बढ़ावा दे रही है, इनकरेज कर रही है? थोड़ा सा पार्शियल ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट का रहता है, ओके। इन द सेंस देखिए भोपाल में अभी करीब करीब 6 एस्ट्रोटर्फ हैं, हम्म। और ग्वालियर में मेरे ख्याल से 4-5 एस्ट्रोटर्फ है, क्योंकि जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के वो ग्वालियर से हैं। इंदौर खेलों की नगरी कहा जाता है, और यहाँ पर हॉकी का एक भी मैदान नहीं है। मजबूरन मीर रंजन नेगी जिन्होंने देश की कोचिंग करी है, वहाँ 100 बच्चों को डेली सड़क पे हॉकी सिखाते हैं, सड़क के ऊपर वहाँ हम हॉकी सिखाते हैं डेली कॉलेज के सामने खड़े होकर। अच्छा नहीं लगता है? तो ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें। बच्चे खेलें या ना खेलें ये अलग बात है, लेकिन आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप सुविधाएं दें। एक ऐसा स्टेडियम बनाएं जहाँ पर खेलों की ज़बरदस्त सुविधाएं हों। मैं पुष्पमित्र भार्गव जो हमारे इंदौर शहर के प्रथम नागरिक हैं, हमारे मेयर साहब हैं, उनसे भी चर्चा कर रहा था। बहुत बड़ा एक एलोबरेट प्लान उन्होंने बनाया है नेहरू स्टेडियम को लेकर। लेकिन बात ये है कि एक खिलाड़ी की ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी होती है, एक एक दो दो साल उसके लिए बहुत कीमती होते हैं, और ऐसे में यह ज़रूरी है कि युद्ध स्तर पर वो सारा का सारा काम जो है वो होना चाहिए। मुझे याद है जब पहली बार एफ्रो एशियन गेम्स हुए थे हैदराबाद में, 3 महीने में उन्होंने एस्ट्रोटर्फ्स खड़े कर दिए थे। 3 महीने के अंदर वो पूरे ग्राउंड जो थे वो बन गए थे। जब 3 महीने में वहाँ 2-2, 3-3 ग्राउंड बन सकते हैं, तो हमारे इंदौर शहर में पिछले 7, 8, 10 साल में एक एस्ट्रोटर्फ नहीं लग सकता। अब फुटबॉल के मैदान देखो, दूसरे मैदान देखो, मतलब ऐसे होना चाहिए कि लोग जाएं वहाँ पर खेलने के लिए। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जी रोल है, जी। एंड मैं समझता हूँ कि युद्ध स्तर पर, मतलब है ना, बहुत बड़े लेवल पर इसको करने की ज़रूरत है। जी। सर जो हमने शुरू में फिल्म की भी बात करी थी, तो सर उसके जो प्रोसेस रहा था उसमें आपका कैसा इन्वॉल्वमेंट रहा है? क्या एक्सपीरियंस रहा? कुछ याद है आपको मेमोरी उसकी? अ, जब ये पहली बार यशराज फिल्म्स के लोग आए थे मेरे घर पर, मुझे याद है वो मेरी बेटी की 13वीं थी उस दिन, ओ। और दे केम, उन्होंने कहा कि हम एक पिक्चर बनाना चाहते हैं, वो हॉकी को बहुत नया आयाम देगी। इनिशियली मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं था मूवी वर्ल्ड में जाने का, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे दुखों से अलग हटने का या एक एस्केप रूट है। जी। तो हम लोगों ने, मैंने फिर भी कोशिश की कि वो किसी दूसरे आदमी को ले लें, धनराज पिल्ले को ले लें, मैरिन फर्नांडिस या दूसरे खिलाड़ियों को लें, लेकिन वो चाहते थे कि मैं ही इसको प्रोजेक्ट को हाथ में लूँ। जी। और जब मैं पहली बार उनके यशराज फिल्म्स के स्टूडियो में गया, मैंने देखा क्या वो स्टूडियो है, इतना विशाल काय, जहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्में बनती हैं। और वहाँ पर वो स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी। जब मैंने स्क्रिप्ट के कुछ पन्ने पलट के देखे तो मुझे समझ में आया कि ये कहानी जो है ये मेरी कहानी है। और वो क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनको उसकी बारीकियों के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। जी। फिर मैंने उन्हें वो सारी की सारी कहानियाँ बताई, सारी पेपर कटिंग्स उनको दी गई, यू नो, एक एक पेपर कटिंग्स। वो पेपर कटिंग में वो सारे डायलॉग हैं, कभी आप घर आएंगे तो देखेंगे कि मैं अकेला नहीं था, पूरी टीम हारी थी। और मेरे साथ में जो हुआ, वो जितने भी आर्टिकल्स थे वो सारे के सारे। और उसके बाद में उन लोगों ने शुरू में 8 लड़कियां वो रखी थी जो एक्टर्स थी, उनको हॉकी सिखाना था, और 8 लड़कियां वो थी जो हॉकी प्लेयर्स थी, उनको एक्टिंग सिखाना था। ऐसे करके वो टीम बनाना चाह रहे थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा मिक्स एंड मैच किया। लेकिन ये है कि उनमें से वो जो लड़कियां थीं
जो एक्ट्रेस थी या जिनका वो लोग चुनाव करके गए थे, उन्होंने कभी ज़िंदगी में हॉकी नहीं पकड़ी थी। जी 6 मंथ्स मैंने उन्हें ट्रेनिंग दिया, 6 महीने, धूप में बारिश में उनको दौड़ाते थे हम लोग, क्योंकि वो लोग तो कैट वॉक करती थी और वहाँ से उनको एक हॉकी प्लेयर के रूप में परिवर्तित करना। करेक्ट और अगर आप पूरी मूवी देखेंगे चक दे इंडिया, आपको कहीं नहीं लगेगा कि लड़कियों ने कभी हॉकी नहीं पकड़ी है। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि ये लड़कियां जो हैं ये इंडिया प्लेयर नहीं है यार, ये तो ऑर्डिनरी प्लेयर्स है। एक एक लड़की ने जो अपना प्रदर्शन वहाँ पर दिया है, ऑफ कोर्स देखो आप, कैमरा पैन होता है, लड़की अपना लास्ट पेनाल्टी स्ट्रोक मारने के लिए जाती है, विद्या नायक वो Yes. टीम की गुंडा रहती है, बिल्कुल एकदम कोने में फेंकती है वो, मतलब उसने कितनी मेहनत की होगी। ऑफ कोर्स शाहरुख भाई, उनके साथ में 2 साल हम लोगों को साथ में रहने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके बॉलीवुड में इतनी नज़दीक से देखने का मौका मिला। तो एक एक सीन जो है चक दे का आप देखते हैं ना, पहला सीन जब वो पेनाल्टी स्ट्रोक बाहर मारता है, ये कोई मैच थोड़ी है, ये कोरियोग्राफी है, और ये कोरियोग्राफी मैंने करी थी साथ? वाह घर में बैठ के। वेरी नाइस और पूरा हॉकी हॉकी है, अगर आप देखो तो चक दे इंडिया में, और इतनी सारी हॉकी दिखाने के बावजूद पूरी मूवी को हम लोगों ने बांध के रखा। नहीं सर नो बहुत डाउट आज भी जब मूवी आती है लोग बड़े आनंद के साथ देखते हैं। मुझे भी अपने जीवन में थोड़ा सा संतोष सा मिलता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन रहा, लोग इतना प्यार सम्मान देते हैं नहीं ऑफ कोर्स सर बहुत ऊपर वाले का। अच्छी फिल्म रही है, हम सबकी फेवरेट है, बहुत अच्छी लगी है हमको। एक किस्सा है जो मैं हमेशा याद करता हूँ, जी। ये है कि एफ्रो एशियन गेम्स में भारत का और साउथ कोरिया का साउथ अफ्रीका का मुकाबला जो था वो जी। बराबरी पे ख़त्म हो गया। जब दोनों मुकाबले बराबरी पे ख़त्म होते हैं तो टाई ब्रेकर होता है। आजकल टाई ब्रेकर अलग किस्म से लेते हैं, ओके है ना, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे बॉल रखते थे और ऐसे करके गोल में फेंकते थे 5-5 बार। फुटबॉल में भी ऐसे होता है। फुटबॉल में भी जब होता है तो गोलकीपर एक तरफ डाइव मारता है, जी या तो राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, और वो पेनल्टी रोकना किसी भी गोलकीपर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन इतिहास के पन्ने अगर उठा के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जितने पेनल्टी मैंने सेव की अपनी ज़िंदगी में, इतने किसी गोलकीपर ने सेव नहीं किए होंगे। मेरा जजमेंट, मेरा क्विकनेस बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा, मतलब बहुत तगड़ा। 5 में से 3 तो पेनल्टी में सेव करते ही करता था, मेरे को समझ में आता था कि क्या हो रहा है। तो जब वो टाई ब्रेकर हुआ और मैच बराबर हुआ तो मैं अपने गोलकीपर के पास में गया। मैंने अपने गोलकीपर को बोला कि अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ कि वो सामने वाली टीम कहाँ पेनल्टी मारेगी। तो उसने कहा हाँ कोच, मुझे आप पे विश्वास है। मैंने कहा ठीक है, फिर तुम बॉल की तरफ मत देखना, तुम हॉकी स्टिक की तरफ मत देखना, क्योंकि हॉकी स्टिक कभी ऐसे फेंकेंगे तो इधर आएगी, ऐसे फेंकेंगे तो इधर जाएगी। मत देखना किधर, मेरी तरफ देखना, मैं सेंटर में खड़ा रहूँगा, जी मैं जिस तरफ इशारा करूँगा वो सीन वैसे ही रहता उधर है डाइव मारना। 5 में से 4 बार मैंने उसे सही बताया, हेलन मैरी को। अच्छा हेलन मैरी ने 3 पेनल्टी स्ट्रोक सेव किए, उसने चौथा भी सेव किया था, लेकिन वो मूव कर गई थी जल्दी, इसके लिए अंपायर ने डिसअलाउ किया। अच्छा मैच जीत गए, सारे दर्शकगण आ गए, मीडिया के लोग आए, उन्होंने कहा हेलन कैसे किया तुमने, 3 पेनल्टी कैसे सेव कर दी। उसने कहा कोच नेगी, कोच नेगी। लेकिन जब वो मीडिया के लोग मेरे पास आए तो मैंने उन्हें ये कहानी नहीं बताई। लेकिन जब हम चक दे इंडिया बना रहे थे तब मैंने ये कहानी जयदीप साहनी को बताई, जी जिसने ये कहानी लिखी। अच्छा तब आप देखते हैं कबीर खान यानी शाहरुख खान बोलते हैं, विद्या देखो मेरी तरफ, इसका पैर लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट को मारेगी, इसकी हॉकी स्टिक राइट को है, राइट को मारेगी, या खुदा ये सेंटर में मारेगी। ये एडप्टेशन था। करेक्ट लेकिन जब ये सीन बार बार वहाँ पर दिखाया जाता है, मैं पूरी यादों में खो जाता हूँ एकदम से। और मुझे याद है मेरी वाइफ जब मेरे को मना कर रही थी और जीतने के बाद हम लोग वापस आए थे और हम लोग मैच जीते थे, तो ड्राइंग रूम में जब मैं बैठा तो अनायास मेरी आंखों में से आंसू आने लगे थे। मैं आधे घंटे तक रो रहा था। मेरी वाइफ ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं करी, और
वो आंसू मैं जानता नहीं कि खुशी के आंसू थे, वो दुख के आंसू थे, लेकिन वो टीयर्स ऑफ रिडम्पशन थे। जो मेरी वापसी हुई जी इस तरीके से, मैं बहुत देर तक रोता था। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग शाहरुख भाई के साथ में 2 महीने थे। इस शॉट को वहीं पे फिल्माया गया था, और जब ये फिल्माया जा रहा था और जैसे ही इंडिया टीम जीतती है, सारे टीम भागती है वहाँ पर, तो शाहरुख भाई पीछे हटते हैं 2 कदम, वहाँ पर एक पैराफिट बॉल है उसके ऊपर बैठते हैं, और अनायास उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो मैं भी वहीं पास में बैठा था, अनायास मेरी आंखों में से भी आंसू आ गए। बहुत सुंदर सर। शाहरुख खान ने आपका रोल सही किया कि नहीं किया? मेरे ख्याल से शाहरुख जी के अलावा उस रोल को कोई भी कलाकार, मतलब कोई भी कलाकार इतनी बखूबी से निभा नहीं सकता था। शाहरुख भाई जो हैं बहुत बड़े कलाकार हैं। उनके अंदर एक है ना अमेरिकन बाउंस है, उनके दौड़ने में अमेरिकन बाउंस होता है। एक खिलाड़ी जो होता है ना, जब मैं एक आम आदमी भागेगा और एक खिलाड़ी भागेगा तो उसका एक बाउंस अलग आता है। जी। देखना आप, हाँ। आई डोंट नो, जो आप भी वो करते होगे, जब आप सिलेक्शन करते हैं तो एकदम समझ में एक्टर्स actors का, का। हाँ, कास्टिंग में एकदम समझ में आता है कि अरे ये कर इससे सकता है, अच्छी कास्टिंग किसी भी कैरेक्टर की मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। कभी उसमें हो नहीं सकती थी। करेक्ट। इवन कास्टिंग में भी हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा। जो हमारी जो थी प्रीति सबरवाल, जब प्रीति हमारे पास सबरवाल। में आई, वो कैरेक्टर मेरे सामने पड़ा हुआ था। अब वो जैसी घाट गई, है ना, सागरिका सागरिका घाटगे। घाट गई, जब वो सामने आई तो मैंने उसको दौड़ाया, भगाया। थोड़ा सा मेरे कॉलेज में थोड़ा बहुत हॉकी खेली थी वो, तो मैंने ऐसे करके अमीन को बोला, शमीत अमीन जो डायरेक्टर था, मैंने कहा आपकी सागरिका घाट के, वो आपकी प्रीति सबरवाल मिल गई आपको? वाह। तो वैसे वो कास्टिंग में जो शाहरुख भाई का जो प्रेजेंस था वो कमाल का था। और उन बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े, मतलब आप मेरे ख्याल से 10 पेज का उनको दे दो लिख के, और 15 मिनट में बिना इधर उधर लाइन चेंज किए हुए सुन लो पूरा। Once again, I would like to thank Meer Ranjan Negi, sir, for being on Living Unicorns. So, this was our episode. Thank you so much.